नमस्कार, मैं मनीषा। आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोर्थ सीरीज का फोर्थ वीडियो है एंड लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, डिफरेंट थ्योरीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन एक्सेट्रा की स्टडी की थी। इस वीडियो के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के फंक्शंस या फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करें। इसका पहला फंक्शन होता है पदार्थों के परिवहन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ मटेरियल। प्लाज्मा झिल्ली में पहले ही बता चुका हूं कि एक प्रकार की सेलेक्टिव परमिएबल या चयनात्मक प्रकार की झिल्ली है। चयनात्मक प्रकार की झिल्ली से मतलब यह उन्हीं मॉलिक्यूल्स या आयंस को अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है जिनकी कोशिकाओं को आवश्यकता होती है, या जिनकी कोशिकाओं उनको अंदर आने देती है, जिनकी कोशिकाओं को आवश्यकता नहीं होती उनको बाहर जाने देती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेलेक्टिव परमिएबल। सेकेंड का फंक्शन में आता है आयनों के वितरण का नियमन, प्लाज्मा या रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर तथा बाहर आयनों के वितरण का नियमन करती है। जैसे कोशिकाओं के अंदर पोटेशियम अधिक होते हैं जबकि कोशिका के बाहर सोडियम तथा क्लोराइड उपस्थित होते हैं। आयनों के असमान वितरण के कारण मेम्ब्रेन पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। इसका मान सामान्यतः -70 मिलीवोल्ट होता है। सामान्य भाषा में कहा जाए कि कोशिका के अंदर वो बाहर आने जाने के आयनों का वो रेगुलेशंस करती है। जिस आयन की आवश्यकता अंदर होती है उनको अंदर आने देती है, जिस आयन की आवश्यकता बाहर होती है उनको बाहर जाने देती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, नॉर्मल भाषा में सामान्यतः कोशिका के बाहर की तरफ धनावेश होता है तथा भीतर की तरफ ऋणावेश होता है। इसलिए बाहर की तरफ पोटेशियम अंदर बहुत अधिक होते हैं, जहाँ अंदर की तरफ सोडियम प्लस तथा क्लोराइड आयन उपस्थित होते हैं। क्लोराइड अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण अंदर की तरफ ऋणावेश होता है। ये एक नॉर्मल पोटेंशियल होता है जिसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसकी जो माप होता है वो -70 MV या -70 मिलीवोल्ट होता है। वातावरण के प्रति अनुक्रिया या रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, झिल्ली में उपस्थित ग्राही प्रोटीन के द्वारा कोशिका वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। ये ग्राही प्रोटीन विभिन्न प्रकार के हार्मोन, वृद्धि का तंत्रिका प्रसूति की अनुक्रिया दर्शाते हैं। कोशिका वातावरण में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं उनके प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। वातावरण से मतलब कोशिका के बाहर की तरफ होने वाले चेंजेस, उनके अकॉर्डिंग वो अपने परमेबिलिटी को चेंजेस करती है। प्रोटीन्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने देती है और विभिन्न प्रकार के इस पर रिसेप्टर पाए जाते हैं इसके ऊपर, जो विभिन्न टाइप के प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स को अपने में अटैच होने में परमिशन देती है या अलाउ करती है। इसके अलावा दूसरी सेल्स को पहचानती है जिसको हम सेल्स रिकॉग्निशन कहते हैं। दूसरी सेल से अटैच होती है जिसको हम सेल एडेशन कहते हैं। चौथा इसका फंक्शन है पारस्परिक कोशिकाओं में संपर्क। जैसा मैंने अभी पिछली बार बताया, प्लाज्मा झिल्ली पारस्परिक कोशिकाओं के मध्य संरचनात्मक और रासायनिक संबंधों को बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित ग्राही प्रोटीन कोशिका की पहचान और संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा मैंने जस्ट अभी बताया था कि दूसरी कोशिकाओं को पहचानती है, जो घटना कहलाती है सेल रिकॉग्निशन तथा दूसरी कोशिकाओं से संपर्क बनाने की कोशिश करती है, संपर्क बनाती है, उनके साथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान करती है। इसको हम सेल एडजेसेंट कहते हैं। ये मेजर मोटे कार्य होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली करती है। ट्रांसपोर्टेशन इन सेल में, कोशिका झिल्ली में परिवहन। कोशिका झिल्ली में से होने वाला परिवहन, जैसे कोशिका झिल्ली में उपस्थित क्षेत्रों का आकार परिवर्तित अणुओं के आकार व आवेश पर निर्भर करता है। एक कोशिका झिल्ली पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य हो सकती है। सामान्य भाषा में कहें तो कोशिका में का जो परिवहन होता है वो परिवर्तित होने वाले जो मॉलिक्यूल्स, उनका साइज एक तो क्या है, ज्यादा बड़ा साइज होता है तो परिवर्तित नहीं हो पाते, उसका ऑप्टिमम साइज होना चाहिए। दूसरा उनके ऊपर चार्ज क्या है या आयंस क्या है उस पे भी निर्भर करता है। इसके आधार पर कोई कोशिका झिल्ली परमिएबल होती है, मतलब हर प्रकार के अणु को जाने देती है। अपरमिएबल होती है, मतलब किसी भी प्रकार के अणु आयंस को जाने नहीं देती है। अर्धपारगम्य मतलब होती है, मतलब कि कुछ निश्चित आकार के अणु और आयंस को आने जाने देती है। जबकि चयनात्मक पारगम्य होती है चौथे प्रकार की, जिसमें वह मैंने बताया कि आवश्यकता अनुसार मॉलिक्यूल्स और आयंस को आने या जाने की परमिशन देती है। जैसे मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव टाइप ऑफ परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल होती है।
समस्त जैविक झिल्लियां चयनात्मक पारगम्य प्रकार की होती है, बता चुका हूं आपको। कोशिका की आवश्यकता के अनुरूप कोशिका झिल्ली किसी पदार्थ या आयन के लिए एक समय से अपारगम्य हो सकती है, दूसरे समय इसी पदार्थ के लिए पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य हो सकती है। कहने की बात वही है कि जरूरत के अकॉर्डिंग ये आयंस को और मॉलिक्यूल्स को आने जाने देती है। जरूरत नहीं है तो उस मॉलिक्यूल्स को अंदर एंटर नहीं होने देगी, और अगर उसकी जरूरत है तो उसको अंदर एंटर होने देगी। कोशिका झिल्ली से होने वाले इस रासायनिक ट्रैफिक के नियमन 3 महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं। पहला है कोशिका के भीतर कार्य की अवस्था का नियमन, कोशिका के अंदर बाहरी आयनों के वितरण का नियमन, अंतर कोशिका तथा अंतरा कोशिकीय तरल के परासरण दाब में साम्य बनाए रखना। 3 मेजर फंक्शन, जितने भी ट्रांसपोर्ट होता है 3 मेजर काम के लिए होते हैं, जितने भी प्रकार के परिवहन होते हैं। पहली बात, कोशिका के भीतर कार्य की अवस्था का नियमन, मतलब कोशिका के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वह रेगुलरली चलते रहे हैं। ये उनके लिए किसी भी आयंस की या मॉलिक्यूल्स की जरूरत है तो वो अंदर आते रहे और किसी भी कार्य बाधित ना हो। एक तो इससे ये काम होता है। दूसरा काम ये होता है कि कोशिका के अंदर जरा बाहर आयनों के वितरण का नियमन होता है। जैसे मैंने बताया, बाहर की तरफ कोशिका के धनावेश होता है सामान्य अवस्था में, भीतर की तरफ ऋणावेश होता है। बाहर पोटेशियम आयन अधिक मात्रा में पाया जाता है, भीतर सोडियम और क्लोराइड आयन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कभी कभी पोटेशियम ज्यादा अंदर हो जाता है, सोडियम ज्यादा बाहर हो जाता है, तो उनका आयंस का एक्सचेंज करके उस मेम्ब्रेन पोटेशियम पर वो बनाए रखती है इस प्रक्रिया के दौरान। तीसरा से होता है अंतःकोशिकीय व अंतराकोशिकीय तरल के मध्य परासरण दाब में साम्यता बनाए रखना। मतलब अंतःकोशिकीय मींस कोशिका के अंदर जितना भी तरल पाया जा रहा है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तथा अंतराकोशिकीय तरल मतलब 2 कोशिकाओं के बीच का जो तरल पाया जा रहा है जिसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं, उनके बीच में परासरण दाब बनाए रखती है। अगर परासरण दाब में डिफरेंस हो जाएगा तो कोशिका के डिफरेंस आ जाएगा तो कोशिका के अंदर से तरल या तो बाहर चला जाएगा या बाहर से भीतर आ जाएगा, जिससे कि उसका परासरण दाब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये 3 मोटे मोटे काम है जो कि ट्रांसपोर्ट के द्वारा सेल अपने करती है। अब ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, किन विधियों से होता है, किन मेथड से होता है? इसमें 6 मेथड ज्यादातर है। ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कोर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। पहला हमारा आता है मेथड ऑस्मोसिस या परासरण। परासरण हम सामान्यतः जानते हैं सिंपल, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तरफ किसी अणु का मूवमेंट परासरण कहलाता है, झिल्ली के द्वारा होकर। सिंपल सा डिफिनेशन है। इसमें ये कहता है कि परासरण में सभी प्रकार के विलायक पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली से कम परासरण दाब से उच्च परासरण दाब की ओर विसरण होता है। वही कह रहे हैं कि कम, अगर सांद्रता अधिक होगी उस मॉलिक्यूल की वहां तो वहां परासरण दाब कम होगा, और सांद्रता जहां पे कम होगी वहां परासरण दाब उच्च होगा। तो कम परासरण दाब से उच्च परासरण दाब की ओर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है एक झिल्ली से होकर, तो उसको हम परासरण की क्रिया कहते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट एक झिल्ली से होते हुए, इसको हम परासरण कहते हैं। इसमें यह स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण होता है, बाहर से कोई ऊर्जा इसको नहीं लेता। विलायक अणु का न्यून सांद्रता उच्च सांद्रता की ओर प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा स्वयं की गतिज ऊर्जा के साथ परिवहन होता है। इंग्लिश में बोले तो ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन of solvent molecules through a semi-permeable membrane from a region of low solute concentration to region of high solute concentration। डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ सांद्रता अधिक है या फिर परासरण दाब कम है, दूसरी तरफ सांद्रता कम है। जैसे कि सुक्रोज मॉलिक्यूल है, यहाँ एक तरफ मोर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इन दिस डायरेक्शन, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स है या फीवर वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो जहां वाटर की सांद्रता अधिक है तो उसमें दिखाया गया वाटर दूसरी तरफ कम सांद्रता वाले एरिया की तरफ जा रहा है, जहां पे तो ये घटना कहलाती है ऑस्मोसिस या परासरण। एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया, एक्सपेरिमेंट सामान्यतः बोलते हैं कि इसमें एक एक्सपेरिमेंट से अगर इसको शो की जाए तो एक थीसिस फनल के चौड़े मुंह पर अंडे की झिल्ली या परचमेंट झिल्ली को बांधकर इसमें शर्करा का सांद्र विलयन भर देते हैं। इसमें आसुत जल से भरे बीकर में लटकाने पर कुछ समय पश्चात थीसिस फनल की नली में विलयन का स्तर बढ़ने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि फनल के बाहरी माध्यम से सांद्रता कम होती है, जिससे जल के अणु बाहरी माध्यम से झिल्ली को कवर करते हुए फनल में प्रवेश कर जाते हैं और अंदर जल की मात्रा बढ़ जाती है। यह सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो ऑस्मोसिस या परासरण को बताता है। परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ये 2 प्रकार के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, अंतःपरासरण या बाह्य परासरण। अंतःपरासरण में विलायक अणु बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिका फूल जाती है, जिसको हम स्फीति टर्बिड अवस्था कहते हैं। सामान्यतः
एक उदाहरण लेते हैं कि ये किशमिश को आप पानी में डाल दीजिए, वो फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें पानी एंडोस्मोसिस या अंतःप्राशन द्वारा किशमिश के अंदर चले जाएगा, और वो किशमिश किस प्रकार की हो जाएगी? स्फीति या टर्की प्रकार की। ये तो एंडोस्मोसिस है, मतलब अगर तरल अंदर की तरफ आ रहा है तो एंडोस्मोसिस, कोशिका के अंदर आ रहा है। दूसरा होता है बाह्य परासरण, एक्सोस्मोसिस। बाह्य परासरण में विलायक अणु कोशिका के अंदर से बाहर की ओर प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है, इसको कहते हैं फ्लैसिड। और अगर वही किशमिश को हम अधिक शांत सॉल्यूशन में डाल दें तो उसके अंदर का तरल भी बाहर निकल जाता है। जैसे हम अंगूर की बात की जाए, अंगूर को अधिक शांत सॉल्यूशन में डाल देंगे तो उसका तरल अंदर का बाहर निकल जाएगा और सिकुड़ जाएगा, उसको हम शिथिल या फ्लैसिड प्रकार की जाएंगे। तो यह बाह्य प्रसारण, मतलब कोशिका से तरल बाहर की तरफ जाना, या उसको हम कहेंगे बाह्य परासरण या एक्सोस्मोसिस। परासरणी माध्यम की बात की जाए, 3 प्रकार के माध्यम होते हैं: आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक। समपरासरी, अल्पपरासरी एंड अतिपरासरी। समपरासरी होते हैं इस प्रकार के माध्यम में कोशिका के अंदर तथा कोशिका के बाहर सांद्रता एक समान होती है, इसमें अणु आयनों कोई विनिमय नहीं होता। मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ सांद्रता समान है तो किसी प्रकार का एक्सचेंज नहीं होगा, इस प्रकार का सॉल्यूशन कहलाएगा आइसोटोनिक। अल्पपरासरी विलयन या हाइपरटोनिक, इस प्रकार के माध्यम में कोशिका के अंदर सांद्रता अधिक होती है जबकि कोशिका के बाहर सांद्रता कम होती है, अधिक सांद्रता होती है। अतः विलायक अणु बाहरी माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिका फूल जाती है। अल्पपरासरी मतलब कोशिका के अंदर किसी तरल की सांद्रता कम है और बाहर उसकी सांद्रता अधिक है या घनत्व अधिक है, तो वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो इसको हम कहेंगे अल्पपरासरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड टाइप होता है असीपरासरी। अगर अंदर की तरफ सांद्रता किसी की अधिक है और बाहर की तरफ तरल सांद्रता कम है तो तरल अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा, उसको हम कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन कहेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इससे कोशिका सिकुड़ जाती है। दूसरा होता है, इसमें अब आता है, पहला हमने पढ़ा था परासरण, दूसरा होता है निष्क्रिय परिवहन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। निष्क्रिय परिवहन वह भौतिक प्रक्रिया है जिसमें विविध प्रकार के आयन तथा अणु प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अणुओं का परिवहन विद्युत रासायनिक प्रवणता या सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है, इसमें ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता। मतलब अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना किसी थ्रू के मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम कहते हैं निष्क्रिय परिवहन। इसमें अणुओं का जो इसमें ऊर्जा का होता है, ये भी ऑस्मोसिस की तरह है, पर इसमें जो ऊर्जा का उपयोग होता है वह रासायनिक प्रवणता है, सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है, इसमें किसी प्रकार का ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। इसके फिर टाइप आते हैं, 2 प्रकार का होता है। सिंपल डिफ्यूजन, सामान्य विस्तरण वह प्रक्रिया विभिन्न अणु तथा आयन अपनी स्वयं की गति ऊर्जा के कारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के परिवर्तित होते हैं। जो विस्तरण की क्रिया होती है सांद्रता प्रवणता धीरे धीरे कम होती जाती है। सिंपल सी बात है। एक तो निष्क्रिय परिवहन में जो पहले पढ़ा है सिंपल डिफ्यूजन या विस्तरण, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, इसको हम सामान्य विस्तरण कहेंगे। झिल्ली के द्वारा विभिन्न अणुओं का तथा आयनों का सामान्य विस्तरण निम्न विधियों से होता है। जल में घुलनशील पदार्थों का विस्तरण, प्लाज्मा झिल्ली में अनेक सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, छिद्र स्थायी प्रकार के होते हैं, मतलब जल के साथ घुलनशीलों के अंदर जाते हैं स्थायी छिद्रों के द्वारा। आयनों का विस्तरण, ये प्रोटीन चैनल्स या उनके द्वारा आयन अंदर बाहर जाते हैं। वसा का घुलनशील पदार्थों का विस्तरण, वह पदार्थ जो वसा में घुलनशील है वह अस्थायी छिद्रों द्वारा कोशिका के अंदर या बाहर होते हैं। और दूसरा गैसों का विस्तरण, गैसों का विस्तरण नॉर्मल डिफ्यूजन द्वारा सामान्य दाब प्रवणता के अकॉर्डिंग होता है। इसका दूसरा टाइप आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर निर्विघ्न विस्तरण। निर्विघ्न विस्तरण एक प्रकार की सामान्य परिविस्तरण है जिसमें विभिन्न अणु तथा आयनों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी वाहक अणुओं की सहायता से होता है। बस यही डिफरेंस, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यही अंतर है। सिंपल डिफ्यूजन में अणु खुद अपने ही सांद्रता प्रवणता के अनुसार अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, परंतु उसके लिए किसी वाहक अणु की आवश्यकता होती है, जैसे वो नॉर्मली कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसकी निम्न विशेषताएं होती है, अणुओं की परिवर्त की दर सामान्य विषण की तुलना में इसमें अधिक होती है। वाहक प्रोटीन जाति विशिष्ट होते हैं, मतलब वो स्पेसिफिक अपने कैरियर से ही अटैच होते हैं, किसी और से अटैच नहीं होते। सांद्रता प्रवणता में वृद्धि के साथ साथ परिवहन के दर में वृद्धि होती है। एक दूसरे के निकट संबंधी
अणुओं का चयनात्मक रूप से परिवहन होता है, जबकि सामान्य विसरण में इस प्रकार का चयनात्मक विवरण नहीं होता। इसमें विसरण जो होता है चयनात्मक होता है। निर्वंध विसरण अवमंदकों या इनहिबिटर से प्रभावित होते हैं, जबकि सामान्य विसरण इस प्रभावित नहीं होते। क्यों इनहिबिटर से क्यों प्रभावित होते हैं कि वह इन कैरियर मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि वह इनको कैरी नहीं कर पाते और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं हो पाता। ये इसके कुछ सामान्य विशेष। तीसरा टाइप आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सक्रिय परिवहन में आयनों तथा अणुओं का परिवहन सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। सांद्रता प्रवणता के विपरीत मतलब नॉर्मली क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है। इसके अंदर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। जहां पे सांद्रता कम है वहां से परिवहन उच्च सांद्रता वाले तरल की तरफ होता है। इसके अंदर इसमें अणुओं तथा आयन का परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता के होता है। विसरण के दबाव को उदासीन करने के लिए इसमें एटीपी की जरूरत होती है। इसमें बाहरी रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्लस इसमें भी कैरियर की आवश्यकता होती है, कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल है कोशिका के अंदर सोडियम की मात्रा कम रखने के लिए सोडियम सांद्रता प्रवणता के विपरीत बाहर की तरफ परिवहित होते हैं। इसी दौरान पोटेशियम बाहर से कोशिका के भीतर प्रवहित होते हैं। जैसे कि मैंने सेल के अंदर बताया था कि बाहर की तरफ धनावेश ज्यादा, अंदर की तरफ ऋणावेश ज्यादा होता है। तो कोशिका के अंदर सोडियम की मात्रा को कम रखने के लिए अंदर जो सोडियम होता है वह बाहर भेज दिया जाता है ताकि अंदर नेगेटिव चार्ज बना रहे, और इस दौरान कोशिका पोटेशियम के बाहर से कोशिका के भीतर परिवहित हो जाता है। इसको हम सोडियम पंप कहते हैं। यह माना जाता है कि वाहक अणु जो प्लाज्मा झिल्ली का एक घटक है वह परिवहित अणुओं के साथ साथ संयुक्त होकर कैरियर ट्रांसपोर्टेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। वाहक अणु प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम हो सकता है। उदाहरण सोडियम एक्टिवेटेड मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेज वाहक का कार्य करता है। सिंपल सी बात है, इसको कैरी करने के लिए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में 3 गुण होते हैं। पहला तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है। दूसरा, इसके लिए बाहरी ऊर्जा के रूप में एटीपी की आवश्यकता होती है। दूसरा, इनको मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स या वाहक अणुओं की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें सोडियम एक्टिवेटेड एटीपेज का इस्तेमाल हो रहा है। ये इसके मेजर कैरेक्टर है। होता है को ट्रांसपोर्ट या सहपरिवहन। जब प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन एक दूसरे के साथ के अणु एक साथ दूसरे अणु का ही परिवहन करते हैं तो यह घटना को ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब कैरियर मॉलिक्यूल्स या वाहक अणु एक साथ 2 मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं तो यह घटना क्या कहलाती है, को ट्रांसपोर्ट। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट कहता है इस प्रक्रिया में 2 अणु एक साथ एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं। मतलब कोई कैरियर मॉलिक्यूल 2 अणुओं को एक साथ एक ही दिशा में ले जाता है तो वो घटना कहलाती है सिम्पोर्ट। जैसे कि इसका एग्जांपल है इंटेस्टाइन, जब भोजन का अवशोषण होता है उसमें ग्लूकोज के साथ साथ प्रोटॉन का भी अवशोषण होता है। दूसरा प्रकार होता है एंटीपोर्ट। इस प्रक्रिया में एक अणु कोशिका के अंदर परिवर्तित होता है, दूसरा कोशिका के बाहर होता है। मतलब उसके अंदर एक कैरियर मॉलिक्यूल्स एक को तो कोशिका के बाहर ले जाएगा और दूसरे को वापस कोशिका के अंदर ले जाएगा। तो इस घटना को कहलाते हैं एंटीपोर्ट। मतलब दोनों को एक साथ एक दिशा में नहीं ले जा रहा, एक को कोशिका के बाहर ले जा रहा है, फिर वहां से बाहर जाके दूसरे को कोशिका के अंदर ला रहा है। तो ये घटना कहलाती है एंटीपोर्ट। तीसरी कहलाती है यूनिपोर्ट। जब एक पदार्थ का होने वाला परिवहन दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र हो तो ये घटना यूनिपोर्ट कहलाती है। मतलब एक बार में सिर्फ एक ही को ले जाए, दूसरे से इफेक्ट ना हो तो ये घटना यूनिपोर्ट कहलाती है। ये डायग्राम में दिखाया गया, यूनिपोर्ट के अंदर सिर्फ एक साइड एक को ले जा रहा है, सिम्पोर्ट के अंदर दोनों को एक ही दिशा में ले जा रहा है, एंटीपोर्ट के मामले में वही कैरियर मॉलिक्यूल एक को बाहर ले जा रहा है, दूसरे को अंदर ला रहा है। डायग्राम में जैसे एरो के निशान से साफ दिखाया जाता है। तो ये घटना कहलाती है ट्रांसपोर्ट। अब तीसरा होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में बड़े आकार के खाद्य पदार्थों या अन्य पदार्थों को कोशिका के अंदर लिया जाता है। पदार्थ की प्रकृति के आधार पर एंडोसाइट 3 प्रकार का होता है। मतलब कोशिका के अंदर अगर बड़े पदार्थों को लेना है तो वो किसी छिद्र से तो आ नहीं सकते, तो उनके लिए घटना पाई जाती है एंडोसाइटोसिस। ये कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पिनोसाइटोसिस, माइक्रोपिनोसाइटोसिस, रोडोफियोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएट साइटोसिस। पहला होता है पिनोसाइटोसिस। कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा तरल पदार्थों को अंतरित करना के लिए ये पिनोसाइटोसिस या कोशिका पायन। अगर कोशिका लिक्विड को अपने अंदर ले तो वो घटना कहलाती है पिनोसाइटोसिस या कोशिका पायन। इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्रेरक पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित विशिष्ट ग्राही स्थलों पर बंधित हो जाते हैं।
कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से सूक्ष्म पॉकेट या चैनल का निर्माण होता है। पिनोसाइटिक चैनल कहते हैं। इस चैनल में 1 mm से कम व्यास वाले पिनोसोम का निर्माण होता है। पिनोसोम कोशिका के अंदर चले जाते हैं, जहां से लाइसोसोम के साथ द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होता है। मतलब पहले वो तरल क्या है, कोशिका के विशिष्ट रिसेप्टर क्षेत्र पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, वो उसको हम विशिष्ट ग्राही स्थल कहते हैं। फिर वहां से उस कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनका अंतर्वलन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटिक चैनल। अब ये अंतर्वलन होके हम इसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसका डायग्रामेटिक भी समझा दूंगा। पिनोसाइटिक चैनल बन जाता है, फिर वो अंदर जाके एक वेसिकल बना लेता है, उसको हम पिनोसोम कहते हैं, जो पूरी की तरह अंदर ले लेता है उस तरल को, फिर जाके लाइसोसोम से अटैच हो जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले सोल्यूट एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विशिष्ट स्थल पे आके अटैच हो गया, फिर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंतर्वलन हुआ, जिसको हम कहेंगे पिनोसाइटिक चैनल। अब इससे क्या एक वेसिकल बन जाएगी, उस पूरा अंतर्वलन के तरल को पूरा अंदर ले लेगी, जिसको हम पिनोसाइटिक वेसिकल कहेंगे। फिर ये अंतर्वलन एक पूरा वेसिकल बना लेगा, जिसको हम पिनोसोम कहेंगे, और कोशिका के अंदर चला जाएगा। तो ये घटना कहलाती है पिनोसाइटोसिस। दूसरी घटना कहलाती है माइक्रोपिनोसाइटोसिस। यह पिनोसाइटोसिस उपकोशिकीय स्तर पर होता है। इसमें निर्मित पिनोसोम का व्यास 750 एंगस्ट्रॉम होता है। यह पिनोसोम प्लाज्मा झिल्ली से निर्मित होकर कोशिका द्वारा प्रवास करने वाली दूसरी तरफ प्लाज्मा झिल्ली के साथ संलयित होकर अपने घटक निर्मित करता है। यह परिघटना कोशिकीय प्रवाह संबंध होती है। माइक्रोपिनोसाइटोसिस क्या कहलाती है, उपकोशिकीय स्तर पर होता है। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोई मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो इस घटना से होता है। इसमें क्या होता है, वही तरीका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक तरफ अंदर की तरफ वो मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, फिर वो दूसरी तरफ अटैच होके प्लाज्मा झिल्ली, दूसरी प्लाज्मा कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली संलयित होके उस मटेरियल को दूसरी कोशिका में ट्रांसफर कर देता है। इस घटना को हम कोशिकीय प्रवाह भी कहते हैं। यह घटना ज्यादातर दो कोशिकाओं के मध्य अगर किसी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तब उस चीज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह घटना माइक्रोपिनोसाइटिस कहलाती है, पिनोसाइटोसिस के समान ही होती है। दूसरा होता है रोफियोसाइटोसिस। इस प्रकार प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होती है। यह भी माइक्रोपिनोसाइटोसिस के होता है, दो कोशिकाओं के मध्य होता है, परंतु इसके अंदर किसी तरल या का ट्रांसफर नहीं होता। इसमें कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चल जाती है। तो इस घटना को कहते हैं रोफियोसाइटोसिस। ये एम्बेसिस ने इसकी खोज की थी। उसमें भी तरीका यही होता है, दो सेल पास में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन संयुक्त हो जाती है दोनों कोशिकाओं की, और एक थोड़ा सा कोशिका द्रव्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चल जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं रोफियोसाइटोसिस। एम्बोसिस ने इसकी खोज की थी। इसकी अस्थि मज्जा में परिपक्व होती हुई आरबीसी रेटिकुलो एंडोथेलियल कोशिका के संपर्क में रहती है। रेटिकुलो एंडोथेलियल कोशिका हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण काफी अधिक मात्रा में Fe उपस्थित होता है। आयरन फेरेटिन के रूप पाया जाता है। आरबीसी के परिपक्व के दौरान फेरेटिन कणिकाएं रेक्टो एंडोथेलियल कोशिकाओं से इरिथ्रोब्लास्टिक कोशिकाओं में चल जाते हैं। इनका उपयोग हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में होता है। ना सामान्य भाषा में कहूं तो इससे जब आरबीसी का निर्माण हो रहा होता है, आरबीसी जब युवा होती है, तब उसके अंदर आयरन का संचार, आयरन इसी तरीके के द्वारा उस कोशिका के अंदर भेजा जाता है, बोन मेरो के अंदर। तो ये घटना कहलाती है रोफियोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस भी पिनोसाइटोसिस जैसी होती है। पिनो बस अंतर यह है, पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि तरल अंदर लिया जाता है। फेगोसाइटोसिस द्वारा किसी ठोस पदार्थ को अंदर लिया जाता है कोशिका के। इस घटना को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यह फेगोसाइटोसिस लिया गया है अमीबा से। हमने अमीबा में पढ़ा होगा किस तरह भोजन करता है, बिल्कुल वो घटना भी फेगोसाइटोसिस कहलाती है। उसी तरह सेल भी भोजन कर किसी ठोस पदार्थ को अपने अंदर लेती है, तो वो घटना फेगोसाइटोसिस कहलाती है। ये बिल्कुल पिनोसाइटोसिस के समय यह प्रक्रिया प्रोटोजोन्स में पाई जाती है, विशिष्ट मेटाजोन कोशिकाओं में पाई जाती है। ये न्यूट्रिशन या पोषण संबंधित होती है। जैसा मैंने अमीबा को बताया था आपको, अमीबा भोजन इसी प्रक्रिया से ले लेता है। जब मेटाजोन्स में सुरक्षा संबंधित होती है, जबकि मेटाजोन्स में प्रोटेक्शन से रिलेटेड होती है। स्तनधारियों में परिघटना ल्यूकोसाइट, हिस्टोसाइट, रेटिकुलर सेल से पाई जाती है। हमारे अंदर भी कोशिका पाई जाती है, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स में ल्यूकोसाइट्स वगैरह पाई जाती है। ये इसी घटना द्वारा बैक्टीरिया इनका नष्ट करती है। इसका अगर डायग्रामेटिक समझाएं तो इसमें क्या होता है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कोई पार्टिकल हुआ, बिल्कुल पिनोसाइटोसिस जैसा स्टेप होता है। फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंतर्वलित होती है, जिससे वो ठोस पार्टिकल उसके अंदर आ जाता है। फिर वो अंदर जाके अंतर्वलित होकर पूरी एक वेसिकल बना लेता है, और वो ठोस पार्टिकल उस वेसिकल के अंदर होता है। फिर वो ठोस पार्टिकल आगे जाके लाइसोसोम से अटैच हो जाता है, जिसको हम फेगोलाइसोसोम कहता है, और लाइसोसोम उस ठोस पार्टिकल का पाचन या डाइजेशन कर देता है। फेगोसाइटोसिस के प्रकार की बात की जाए तो अंतरित किए जाने वाले
पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर फेगोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है, कोलिडोपैक्सी एंड क्रोमोपैक्सी। इस परिघटना कोलिडोपैक्सी के अंदर छोटे कोलाइडी कणों को कोशिका के अंदर लिया जाता है। अगर छोटे कोलाइडी कण कोशिका के अंदर आ रहे हैं तो उस घटनाओं कहेंगे हम कोलिडोपैक्सी। क्रोमोपैक्सी के अंदर इस परिघटना में छोटे कोलोइडी क्रोमोजन कणों को कोशिका के अंदर लिया जाता है, तो इस घटनाओं कहते हैं क्रोमोपैक्सी। नेक्स्ट आता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। कोशिका के झिल्ली में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन कणु विशिष्ट ग्राही होते हैं, लो डेंसिटी लिपिड के रूप में होता है। एक सामान्य संकुल में लगभग 1500 कोलेस्ट्रॉल कणु 4 ओर से लिपिड के द्विस्तर से आवृत रहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित ग्राही प्रोटीन विशिष्ट रूप से कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन के साथ बंधित हो जाते हैं। इसके बाद पिनोसाइटोसिस के समान विधि द्वारा कोशिका के अंदर ले लिया जाता है। इस प्रकार का एंडोसाइट प्लाज्मा झिल्ली के विशिष्ट क्षेत्रों में होता है, जिसको हम पोर्टेड पिड कहते हैं। इस क्षेत्र में क्लेथ्रिन प्रोटीन उपस्थित होता है। यह कारण ग्राही स्थलों से होने वाले एंडोसाइटोसिस के क्षेत्र विशेष क्षेत्र सीमित रहता है। इस निमित्त आशय रचना को कोटेड वेसिकल कहते हैं। यह भी नॉर्मल पिनोसाइटोसिस की तरह होता है, परंतु इसमें रिसेप्टर का भूमिका होती है। मतलब इसमें उदाहरण के रूप में लो डेंसिटी लिपिड जो होता है उसको कोशिका के अंदर कैसे लिया जाता है, पहले लो डेंसिटी लिपिड एक कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक विशेष रिसेप्टर से जाके अटैच हो जाता है। इनको अंतर्गत करने के लिए हर जगह से अंतर्गत नहीं होता, कि विशेष ग्राही क्षेत्र पाए जाते हैं जिनको रिसेप्टर कहते हैं। विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये लो डेंसिटी लिपिड उससे अटैच हो जाता है। फिर वही प्रक्रिया होती है, वहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंतर्वलित होती है, अंदर एक वेसिकल बन जाता है, उसको अंदर खींच लिया जाता है और पूरी तरह वेसिकल में कवर हो जाता है। ये बिल्कुल बाकी घटना एंडोसाइटोसिस के समान ही होती है। ये एंडोसाइटोसिस प्लाज्मा झिल्ली के विशिष्ट क्षेत्रों में होता है। उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, कोटेड पिड। उन कोटेड पिड में एक प्रोटीन उपस्थित होता है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं क्लेथ्रिन। ये क्लेथ्रिन प्रोटीन इस कारण ग्राही स्थलों से होने वाला एंडोसाइट विशिष्ट क्षेत्र सीमित रहता है, और जो वेसिकल बनती है इसके अंदर उसको हम कहते हैं कोटेड वेसिकल। तो बस ये भी एंडोसाइटोसिस ही होता है, परंतु ये विशिष्ट क्षेत्रों में ही होता है जहां पे रिसेप्टर उपस्थित होते हैं। इनको हम कोटेड पिड कहते हैं। डायग्राम में क्लियर दिखाया गया मैकेनिज्म रिसेप्टर मेडिकल जो है, ये जो क्लेथ्रिन पाइल एलडीएल रिसेप्टर है जिसको कोशिका के अंदर लेना है। क्लेथ्रिन प्रोटीन पाया जाता है, कोटेड पिड है, स्पेसिफिक रिसेप्टर है। यहाँ पे अंतर्वलन हुआ, रिसाइक्लिंग मेम्ब्रेन रिसेप्टर अंतर्वलन होकर उसको एक वेसिकल में ले लिएगा जो कोटेड वेसिकल कहते हैं। आगे जाके लाइसोसोम से जुड़ के इसका पाचन हो जाता है। एक्सोसाइटोसिस, अब तक जितनी प्रक्रिया थी उसके अंदर पदार्थों को कोशिका के अंदर लिया जाता है। एक्सोसाइटोसिस के अंदर कोशिका पदार्थों को चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो कोशिका के बाहर निकाल दिया जाता है। वह बिल्कुल एंडोसाइटोसिस की तरह होती है, बस एंडोसाइटोसिस से उल्टी होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, सेल वॉमिटिंग या कोशिकीय वमन। जैसे अग्नाशयी कोशिका में एंजाइमो युक्त रिक्तिकाएं कोशिका द्रव्य से कोशिका झिल्ली की ओर प्रवास करती है, प्लाज्मा झिल्ली के साथ संलयित हो जाती है। मतलब कोशिका के अंदर कुछ एंजाइम बनते हैं तो वो एंजाइम कोशिका के बाहर कैसे जाते हैं, सेल वॉमिटिंग के द्वारा ही जाते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली के पास इकट्ठे हो जाते हैं, प्लाज्मा झिल्ली वहां से स्प्लिट होकर उनको बाहर की तरफ निकाल देती है। इस घटना को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।